you guys will understand most of it. पेज 269 है, तो अगर प्लीज निकाल लें पेज नंबर 269। ठीक है, शुरू करें। यो, आर यू गाइस देयर? ठीक है, बेस्ट है। ओके, सो अब इधर लिखा हुआ है फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज अवेलेबल फॉर पार्टनरशिप ऑफ अहमद एंड नसीम एज एट 31 दिसंबर 2017। तो ये एक उनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। नीचे लिखा हुआ है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2 और ऑन 31 दिसंबर द पार्टनरशिप बिजनेस वाज सोल्ड टू ईटॉन लिमिटेड और परचेज कंसिडरेशन उसने हमें बताई हुई है। ठीक है, all the assets and current liabilities were taken over by the company with the exception of bank account, motor vehicle and trade receivables। तो बहुत सारी चीजें उस कंपनी ने टेक ओवर नहीं करी, बट देख लेते हैं। ऑल डेट्स वर कलेक्टेड, मोटर व्हीकल हमने सेल कर दी और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे। और उसके बाद एंड में एक ये लाइन दी हुई है, ये आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस, इफ यू गाइस कैन जस्ट फोकस हियर। देखो, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है बेटा, इसमें लिखा हुआ है ईटॉन लिमिटेड आल्सो डिसाइडेड टू रीवैल्यू द लैंड एट 100,000 और अदर आइटम्स वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। बेसिकली वो आपको ये बताना चाह रहा है बेटा कि ये जो लैंड है, ये जो आपको ये लैंड नजर आ रहा है, ये वाला लैंड, इज ट्राइंग टू टेल यू दैट इस लैंड की जो मार्केट वैल्यू थी दैट वाज एक्चुअली 100,000। So that's why Eton Limited decided to maybe revalue it. मगर what you have to understand is कि इस बात से नहीं, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। इस बात से अहमद और नसीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाते हैं बेटा जब हम अपने किसी एसेट को रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक एसेट है और हम बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड वी वांट टू चेंज द वैल्यू। ठीक है, राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज द कंपनी विच इज बाइंग माई लैंड फ्रॉम मी, उसने डिसाइड किया है दैट दे विल रीवैल्यू द लैंड। सो इट्स कंप्लीटली मीनिंगलेस फॉर द पार्टनरशिप, क्योंकि द पार्टनरशिप इज नॉट डूइंग द रिवैल्यूएशन, द रिवैल्यूएशन इज बीइंग डन बाय द कंपनी। इसका हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, बट करेंटली अगर आप इस ग्रीन वाले को बिल्कुल इग्नोर करें ना, तो यू कैन सॉल्व द फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज द फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आर from the point of view of partnership, and the partnership has not done the revaluation। The revaluation, देखो, जो परचेज करता है ना एसेट्स को, वो रिवैल्यू करता है। जो सेल कर रहा होता है ही डजंट रीवैल्यू, वो डायरेक्टली रियलाइज करता है। रियलाइज मतलब अहमद और नसीम को ये देखेंगे कि उनके पास जो लैंड की वैल्यू है वो तो 90,000 है। अब ईटॉन लिमिटेड इसको 100 बना दे या 70 बना दे या 50 बना दे, दैट हैज नथिंग टू डू विद अहमद एंड नसीम। यू अंडरस्टैंड? सो ये जो लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन है, हम इसको अभी केटर नहीं करेंगे, बिकॉज हम अभी बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो बोले पार्टनरशिप हैज डिसाइडेड टू रीवैल्यू, बिकॉज पार्टनरशिप विल नेवर रीवैल्यू, बिकॉज पार्टनरशिप इज बीइंग सोल्ड। जब आप बिजनेस अपना बेच रहे होते हो तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग रीवैल्यूएशन। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी के हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो हमारी बैलेंस शीट से ज्यादा हैं या कम हैं, लाइक द वैल्यूज ऑन आवर बैलेंस शीट। ओके, सो हमें पहले पार्ट में क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो इधर जगह दी हुई है, तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
Okay, I can't see you guys. Neither you can see me. Okay, great. So रियलाइजेशन अकाउंट अब हम बना लेते हैं. तो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो लेट्स लुक एट व्हाट एसेट्स डू वी हैव. तो हमारे पास बैलेंस शीट पे बेटा लैंड है, ठीक है. फिर हमारे पास बैलेंस शीट पे मोटर वैन है, और हमारे पास मशीनरी है, ठीक है. देन वी हैव इन्वेंट्री, and we also have trade receivables, right? बैंक और लोन तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता ही नहीं है, सही है. तो इवन दो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लैंड को रीवैल्यू कर दिया था 100,000 पे. जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूँ मलिया, उसी पॉइंट को समझाऊंगा. दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग. अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे कि लैंड इज 90,000. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लैंड रीवैल्यू हो गया था. आप रीवैल्यूड अमाउंट नहीं लेंगे, आप पुरानी वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि रीवैल्यूएशन इज बीइंग डन बाय द कंपनी. दूसरी बात, आई थिंक मलिया इज आस्किंग शायद कि सर सवाल में तो लिखा हुआ है कि जो मोटर व्हीकल है वो तो टेक ओवर नहीं हुई है ना. इज दैट व्हाट यू थिंकिंग कि मोटर व्हीकल तो लिखा हुआ था कि उन्होंने नहीं ली है, बट मैंने तो फिर भी यहाँ पे मोटर व्हीकल लिख दिया है. तो उसका भी मैं आपको रीजन अभी समझाता हूँ. सो हम मोटर वैन की वैल्यू, अच्छा बुक वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, 5,000 जो हमारी बैलेंस शीट पे लिखा हुआ है. रियलाइजेशन अकाउंट में पहले हम बैलेंस शीट से वैल्यू डालते हैं, ठीक है. और मैं आपको अभी आपका वाला पॉइंट समझा रहा हूँ. मशीनरी 12,000 है, रिसीव इन्वेंट्री जो है वो 16,000 है, और रिसीवेबल्स की वैल्यू 14,000 है, ठीक है. सो नाउ आई थिंक अ क्वेश्चन शुड कम टू योर माइंड दैट सर ये और ये हमने क्यों डाल दिया है, इवन दो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये मोटर वैन और ट्रेड रिसीवेबल्स टेक ओवर नहीं हुए. तो बेटा इसको इसलिए डालते हैं बिकॉज इवन दो ये टेक ओवर नहीं हो रहे, बट ये रियलाइज हो रहे हैं. रियलाइज होने का मतलब ये है कि अगर कंपनी इनको नहीं खरीद रही तो जरूर कोई और खरीद रहा होगा, या हमें ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पैसे वापस कर रहे होंगे. तो इनको इधर लिखना इसलिए जरूरी है बेटा बिकॉज इन आइटम्स पे भी हमें गेन या लॉस होगा. जैसे मोटर वैन अगर 5,000 की थी तो वो 5,000 की नहीं बिक रही है, वो 5,000 से कम की बिक रही है, राइट. इसी तरह रिसीवेबल्स भी हमें पूरे पैसे नहीं देंगे. तो अगर हम इनको हटा देंगे ना तो वो पूरी कैलकुलेशन मिस हो जाएगी. तो इस वजह से यू राइट ऑल द एसेट्स अदर देन द बैंक, एंड यू राइट ऑल द लाइबिलिटीज अदर देन द लोन. जैसे हमारे पास एक करंट लाइबिलिटी और है, उसको भी लिख देते हैं. उसकी अमाउंट क्या है, वो ट्रेड पेबल्स हैं, उसकी वैल्यू है आई थिंक 15,000, राइट. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर कंपनी सब कुछ टेक ओवर कर लेती, अगर कंपनी सब कुछ टेक ओवर कर लेती, तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ईटॉन लिमिटेड, जो भी वैल्यू आएगी वो भी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. तो इस परचेज कंसिडरेशन में ये सब कुछ शामिल होता है, लाइक ऑल ऑफ दिस वुड बी इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन. बट राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज other than the purchase consideration we will also receive money from trade receivables. मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा as bank trade receivable. Yeah, exactly. Then we will also receive money from Ahmad. तो जो अहमद से पैसे हमें मिलेंगे वो हम लिखेंगे capital of Ahmad because he is also taking over an asset, and I think he is taking over he's taking over a motor van, right. तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में मोटर वैन लिख दिया. तो बेसिकली लेट्स फिगर आउट दीज वैल्यूज. हमने अपना बिजनेस कितने का बेचा है, आई थिंक ये क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है उसने. आई थिंक वी माइट हैव टू कैलकुलेट बिकॉज ही हैजंट टोल्ड अस कि ईटॉन लिमिटेड ने हमसे हमारा बिजनेस कितने में खरीदा. ऑल ही हैज टोल्ड अस इज कि उन्होंने हमें 3 चीजें दी हैं. तो कैन वी कैलकुलेट समहाउ, इज देयर अ वे टू कैलकुलेट कि हमने अपना बिजनेस कितने का बेचा है. ओके, सो मुस्कान इज सेइंग 170,000, सोनिया इज सेइंग 170,000. डू यू गाइस एग्री 170,000 है. ये कैसे पता चल रहा है कि हमने अपना बिजनेस 170 का बेचा है, बिकॉज बेसिकली द शेयर्स व्हिच दीज गाइस आर गिविंग टू अस, द शेयर्स दीज गाइस आर गिविंग टू अस आर एक्चुअली वर्थ
120,000 है ना, क्योंकि वो $6 का है। सही है। इसी तरह जो डिबेंचर वो हमें दे रहे हैं वो 30,000 के हैं, एंड देर ऑल्सो गिविंग अस अ चेक ऑफ 20,000. So if you add all of this up, you'll get to know that we have sold our business for 170,000. What do you think? तो मैं यहां लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं 170,000. नाउ क्या इस 170,000 में मोटर वैन के पैसे शामिल हैं या नहीं है? इस 170,000 में मोटर वैन के पैसे शामिल हैं या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। तो इसीलिए मोटर वैन के पैसे हमें अलग से मिल रहे हैं, और वो मोटर वैन के पैसे हमें कौन देगा? अहमद। और अहमद कितने पैसे देगा हमें? उसने अग्री किया है कि वो मोटर वैन 90% वैल्यूएशन पे ले लेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल, it says that he will buy the motor van at 90% valuation. So that means he'll buy it at 4,500. Now, Malia, do you understand? अगर मैं मोटर वैन को अपने रियलाइजेशन अकाउंट से हटा देता तो एक 500 का गैप आ जाता। ये जो 500 का लॉस हो रहा है हमें मोटर वैन पे, हम इसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो अगर हमने नहीं डालना तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि इसको यहां से भी हटा दें और यहां से भी हटा दें, और फिर 500 को यहां ले जाएं एज लॉस ऑन मोटर वैन। दैट इज ऑल्सो अलाउड, बट लेकिन इट्स बेटर के हम उसको पूरा रियलाइज करें और फिर उसकी जो वैल्यू मिल रही है उसको क्रेडिट साइड पे लिखें। यस, बेसिकली ऑल द एसेट विल बी रिटन अदर देन द बैंक, बिकॉज बैंक को आप सेल नहीं करोगे ना। बैंक में तो जो पैसे हैं वो बस एंड में सबको मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द लॉजिक। अच्छा, ना हाउ मच ट्रेड रिसीवेबल्स आर पेइंग अस? ट्रेड रिसीवेबल्स हमें कितना पे कर रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स हमें पे कर रहे हैं 13,600। हाउ डू यू नो वो हमें 13,600 पे कर रहे हैं? बिकॉज सवाल में ये बता दिया उसने कि बैड डेट कितना हुआ है, 400 का बैड डेट हुआ है। सही है। सो इस 400 को कहीं नहीं लिखना है। आप लोगों को ये बात समझ आ रही है कि अगर 400 लिखना है ना, इफ यू वांट टू यूज 400, तो फिर आपको ये भी हटाना पड़ेगा और ये भी हटाना पड़ेगा, देन यू कैन यूज 400। बट बिकॉज हम पूरा पूरा लिखते हैं तो इस वजह से हम 400 में इंटरेस्टेड नहीं है। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि थे कितने और मिले कितने। राइट। सो हमें मिले 13,600। व्हाट अबाउट ट्रेड पेबल्स? ट्रेड पेबल्स उन्होंने ले लिए या उनको पैसे हमें देने पड़ेंगे? क्योंकि अगर पैसे देने पड़ेंगे तो वी हैव टू राइट बैंक ट्रेड पेबल हेयर। बट लेट्स सी, अगर उन्होंने ले लिए तो बस सही है, फिर बचत हो गई हमारी। अच्छा, उन्होंने ले लिए। जी, वी डू अगर प्रोविजन होता तो हम यहाँ पे रिसीवेबल्स ना नेट लिखते, एज एन इधर नेट आना चाहिए। ठीक है, बट नेट अभी है नहीं ना। अच्छा, मलिया कह रही है कि रिसीव पेबल्स तो उन्होंने ले लिए सर। जी, because they bought our current liability. So we don't need to worry about that. But there are dissolution expenses. So there are dissolution expenses which you need to worry about. तो dissolution expenses हमने कितने पे किए हैं? And please don't write them as dissolution expenses. Make sure you use the correct label which is bank. Because वो बैंक से कटते हैं, ठीक है? So what can we do now? What can we do now? Now we can calculate कि gain हुआ या लॉस हुआ। Yes, not in the capital ratio. No, no, no. In the profit ratio. हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल. Only do it in the capital ratio if the profits are shared in the capital ratio. So, Mohammad Bilal is saying कि सर 39,000 का फायदा हुआ है। फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? लॉस है, लॉस है, प्रॉफिट है। टोटल गेन, अच्छा टोटल गेन 65,000 है। लॉस नहीं है, बिकॉज बेटा ये वाली साइड ज्यादा है, आप देखो यूसरा, दिस साइड इज मोर, सो द गैप इज एक्चुअली हेयर। Yeah, and that gap is
capital of Ahmad and capital of Naseem. $39,000 and $26,000. ठीक है, now we can make the capital accounts. So now when we have to make the capital accounts, so let's do that. Okay, so capital accounts में सबसे पहले we have balance brought down, which we can easily get from our thingy, which is this 60,000 and 40,000. Then we have current accounts. करंट अकाउंट हमारे पास दोनों पार्टनर के हैं, एक का 6,000 पॉजिटिव है, एक का 1,000 नेगेटिव है, आई थिंक, राइट। इसके बाद आप लोगों में से कोई बताएगा क्या करना है? मैं नहीं करूंगा, आप बताएं व्हाट टू डू नेक्स्ट। बैलेंस डाल दिया, करंट अकाउंट डाल दिया, गेन डाल दो भाई, गेन डाल दो। ओके जी, गेन ऑन रियलाइजेशन 39,000 and 26,000। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो हम पीछे जाते हैं, और अगर आपको याद हो, ये जो 1,70,000 की परचेज कंसिडरेशन है, इसके एक्चुअली 3 हिस्से हैं, है ना। इसमें 120,000 के शेयर्स हैं, 30,000 के डिबेंचर्स हैं, और 20,000 का चेक है। ये बैंक है, ये शेयर्स हैं, और ये डिबेंचर्स हैं। तो आप लोग बताएं। हाँ, वो भी जाएगा, बिल्कुल वो वाली एंट्री भी जाएगी, बिल्कुल मिली है, वो भी आपने सही बोला है। 4500 वाली एंट्री भी इसलिए जाएगी क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमने कैपिटल ऑफ ए को क्रेडिट किया है, बिल्कुल। तो हमें यहाँ पे डेबिट करना चाहिए रियलाइजेशन मोटर वैन, या सिंपली मोटर वैन भी लिख सकते हैं। और ये इसने 4,500 की मोटर वैन ली थी, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वी हैव टू पुट दिस आल्सो। नाउ माय क्वेश्चन, आई कम बैक हियर एंड आई विल गो बैक देयर एज वेल। इनमें से कौन सी चीजें हम कैपिटल अकाउंट में डालें आपके ख्याल से, और कौन सी चीजें बैंक में डालें? हम्म, तो शेयर्स को तो हम कैपिटल में डालते हैं, क्या डिबेंचर्स को भी बैंक में डालें? डिबेंचर्स को बैंक में डालें या कैपिटल में डालें? I think these two things we have to put in capital. Do you understand why? Because these are being divided by the partners. हाँ, ये जैसे शेयर्स को हमने डिवाइड करना है, डिबेंचर्स को भी डिवाइड करना है बिटवीन द पार्टनर्स ना, किसी ना किसी पार्टनर को देना है। ये जो चेक है, ये इनको बैंक के थ्रू मिलेगा, तो दिस हैज टू गो इन द बैंक। ओके, डू यू गाइस अंडरस्टैंड? शेयर्स, शेयर्स इन्होंने किस तरह डिवाइड किए हैं? हाउ हैव दे डिवाइडेड द शेयर्स? शेयर्स आर बीइंग डिवाइडेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट? तो शेयर्स की वैल्यू 120,000 है। इफ यू डिवाइड दैट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हम शेयर्स को यहाँ लिखेंगे। तो इफ यू डिवाइड दैट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो क्या बनता है? आई थिंक 72,000 एंड 48,000 के शेयर्स हम इनको दे देंगे, बिल्कुल। एंड इवन द डिबेंचर्स आर बीइंग डिवाइडेड इक्वली, और डिबेंचर्स की वैल्यू 30,000 है, राइट? डिबेंचर्स की वैल्यू 30,000 है, सो 15,000 एंड 15,000 इन्होंने डिबेंचर्स को भी डिवाइड कर लिया, सही है? नहीं, 18 एंड 20 क्यों? हाँ, why 18 and 12? What is 18 and 12? Oh no, it's not in the profit sharing ratio ना, it's equal है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता तो तू सही कह रहा है आनिश, खैर हो गई। हाँ हाँ, मसला नहीं है, ठीक है। सो दे वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करें आपके ख्याल से?
अब इनके अकाउंट्स को हमें क्लोज करना है, राइट? सो हाउ डू वी क्लोज द अकाउंट्स? सो अगर अहमद का अकाउंट आप देखें तो आप अहमद को हमें पैसे देने पड़ेंगे, और बिकॉज his actual worth in the business was like 105,000, right? And he has only gotten things worth 91,500. So he needs a check of 13,500. ये 13,500 का हमें इसको चेक देना है एक, या बट नसीम ऑन द अदर हैंड 66, नहीं इसको भी चेक देना पड़ेगा हमें, इसको भी देना होगा क्योंकि इसके भी पैसे पूरे नहीं हो रहे बेचारे के, इसके 2,000 बच गए हैं शायद, व्हाट डू यू थिंक, राइट? या सो इसको हमें 2,000 देने होंगे, right? Now what to do? Now the last thing is that we have to make a bank account. So let's make the bank account. So बैंक अकाउंट में कौन सी दो चीजें हैं जो हमने पूरे क्वेश्चन में अभी तक, कौन सी दो चीजें इग्नोर करी हुई थी? हाँ बताओ, क्या दो चीजें जो हमने अभी तक क्वेश्चन में जिनको लिया ही नहीं है, बाकी तो पूरी बैलेंस शीट हम खा गए हैं एक तरीके से जी। दीज आर द टू थिंग्स which we have left open. Do you guys understand? Other than that, everything is being settled, right? Yeah. So basically what we have to do is, and the check received also, and the check received also, and the balance brought down. So basically three things: the check we have received, this bank balance, and this loan. Absolutely. तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले तो देख लेते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस है 3,000. सॉरी गाइस, सॉरी. सो आवर बैंक बैलेंस इज 3,000, राइट? और हमने एंजल को कितने पैसे देने हैं? हाउ मच मनी डू वी हैव टू गिव इट टू एंजल? That's the loan, na? 20,000. But this Eton Limited is also paying us 20,000 का check. तो वो तो वहां से settle हो गया, सही है? But we also have to give money to Ahmad. We also have to give money to Naseem. ये कहाँ से आएंगे पैसे? Where are we getting all of this money from? बिल्कुल. So the trade receivables are paying us. Good. So how much are trade receivables paying us? 14,000. But we also have to pay the dissolution expenses. वो कितने? नहीं 14,000 नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल्स आर पेइंग अस 13,600. बिल्कुल बिल्कुल. And we also have to pay the dissolution expenses. So how much dissolution expenses do we have to pay? 1,100. ओके. नहीं, हमने जो सेल करी मोटर वैन मलिया वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने वो पार्टनर को सेल करी है. तो अगर वो ऑलरेडी 4,500 जो है ना वो उसके कैपिटल से डिडक्ट हो गए. कैन यू सी दिस? या वरना उस बेचारे को पता है 18,000 मिलते अहमद को. मलिया ये बात समझ आ रही है? हाँ. अगर किसी आउटसाइडर को की होती तो हमारा पूरा आंसर सेम होता. सिर्फ डिफरेंस पता है क्या होता? हम यहाँ पे कैपिटल की जगह हमने यहाँ लिखा होता बैंक. ठीक है. सो मलिया आप कनेक्शन देखो, कैपिटल की जगह यहाँ बैंक लिखा होता, ये यहाँ से हट जाता, इसको 18,000 मिलते. हाँ, इसको यहाँ 18,000 मिलते, लेकिन हमें यहाँ पे मोटर वैन के पैसे मिल रहे होते 4,500. तो वो सब सब बैलेंस हो जाता. इट्स लाइक इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड. या ओके. सो इज इट बैलेंसिंग? बैलेंस हो रहा है? तुम लोगों को ये बात समझ आई जो अभी मलिया और मेरी कन्वर्सेशन हुई है? चलो बेस्ट हो गया. ओके. सो ये जरा बताओ क्या अमाउंट है? मतलब बैलेंस है ना, बस बेस्ट है, जो भी अमाउंट है हमें क्या फर्क पड़ता है, जीरो बैलेंस है. ठीक है. अच्छा, अब एक बात आप लोगों को सिखानी है आज, वो ये बेटा कि गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है.
देखो बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि जो गुडविल होती है और जो गेन ऑन रियलाइजेशन होता है वो तकरीबन सेम चीज होती है, बट यू विल अंडरस्टैंड राइट नाउ इन द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स। हम जल्दी खत्म कर देंगे आज, सही है, मसला नहीं है, संडे है, एटलीस्ट आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। वो क्या था कि गेन ऑन रियलाइजेशन और गुडविल इज नॉट द सेम। देखें, गेन ऑन रियलाइजेशन तो क्या होता है कि जब हमने अपना बिजनेस बंद किया तो हमें कितना गेन हुआ। जैसे अहमद और नसीब ने जब अपना बिजनेस बंद किया तो उनको कितना गेन हुआ था, आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ही देख सकते हो। लाइक वी कैन सी दैट देयर गेन वाज 65,000, right? The gain on realization was 65,000. Can you see this? Now, goodwill is a concept not from Ahmad and Naseem's point of view. Goodwill is a concept from company's point of view. कंपनी कौन है? कंपनी है ईटॉन लिमिटेड, राइट? तो ईटॉन लिमिटेड क्या करती है, हमेशा एक चीज कैलकुलेट करती है जिसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कि हमने जो पैसे दिए हैं, जिन चीजों को हमने खरीदा है, उसके जो हमने पैसे दिए हैं वो कम है या ज्यादा है। मतलब इस एग्जाम्पल में अगर इस क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश करो तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताओ ईटॉन लिमिटेड ने क्या क्या खरीदा है? कैन यू गाइस टेल मी? इस क्वेश्चन में ईटॉन लिमिटेड ने अहमद और नसीम से क्या क्या खरीदा है? ईटॉन लिमिटेड ने अहमद और नसीम से क्या क्या खरीदा है? कैन आई से दे हैव बॉट द लैंड, they have bought the they've bought the machinery, they have bought the inventory, right? And they've also bought trade payables. Do you guys agree? ये चार चीजें उन्होंने खरीदी हैं, बाकी तो कोई चीज नहीं खरीदी ना। या सो एवरीथिंग एक्सेप्ट बैंक एंड नॉन करंट लायबिलिटी, बट also they haven't bought the motor van, they haven't bought the trade receivables, है ना अनिश, क्या ख्याल है? सो कैन आई से टेक्निकली उन्होंने चार चीजें खरीदी हैं, सही है? क्या चार चीजें खरीदी हैं? लैंड, मशीनरी, इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स, राइट? These are the four things which they have purchased from the partnership. Okay. Now goodwill निकालने के लिए what we need to understand is that Eton Limited ये calculate करेगा कि हमने जो पैसे दिए हैं, जो हमने पैसे दिए हैं वो मार्केट वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स से ज्यादा हैं या कम हैं। एज इन गुडविल के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूँ। मैं आई कैन डायरेक्टली टेल यू द फॉर्मूला आल्सो, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। देखो गुडविल का फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स acquired. अभी आई विल एक्सप्लेन यू कि इसका क्या सीन है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है गुडविल का। नो, इट्स नॉट लाइक बिजनेस वर्थ, इट्स लाइक व्हाट वी हैव पेड ओवर एंड अबव बिजनेस वर्थ। गुडविल का मतलब होता है कि हमने जिससे बिजनेस खरीदा है उसको एक्स्ट्रा कितने पैसे दिए हैं। सही है यूसर, आपको बात समझ आ रही है? कि जैसे अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो बेटा, तो हम अब ना, हम अहमद एंड नसीम नहीं है, हम पता है क्या है, हम ईटॉन लिमिटेड है, ठीक है? तो हम ईटॉन लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ओके, सो आप मुझे बताओ, अगर आप ईटॉन लिमिटेड हो तो आपने ये बिजनेस खरीदने के लिए, आपने ये बिजनेस खरीदने के लिए कितने पैसे दिए? कहने से हमने ये बिजनेस खरीदने के लिए $170,000 दिए हैं। डू यू एग्री? या ठीक है ना, ये 170,000 दे के हमें क्या क्या मिला है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें चार चीजें मिली हैं? हमें जो चार चीजें मिली हैं वो है लैंड, ठीक है, फिर हमें मिला है मशीन, ठीक है, फिर हमें उनकी इन्वेंट्री मिली है और हमें उनकी ट्रेड पेबल्स मिलने हैं। मैंने ट्रेड पेबल्स को माइनस इसलिए कर दिया क्योंकि ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मिलना तो बुरी बात होती है। डू अंडरस्टैंड? लाइक हम नेट वर्थ निकालना चाह रहे हैं, ये बात समझ आ रही है? कि ट्रेड पेबल्स को ऐड नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम नेट एसेट की वर्थ निकाल रहे हैं। ओके, अच्छा, तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो 170,000 हमने दिए हैं, अब मुझे लैंड को, आप देखो खुद सोचो,
कॉन्सेप्ट से, लैंड को मुझे 90,000 लेना चाहिए या 100,000 लेना चाहिए? ठीक है, आप लोग बताओ क्यों, आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? वाई नॉट 90,000, वाई आर वी टेकिंग 100,000? जी, बिकॉज अगर मैं ये लैंड, जी, और मार्केट वैल्यू क्यों ले रहे हैं मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं आपको बेटा, बिकॉज अगर मैं ये लैंड इस बिजनेस से नहीं खरीदता और कहीं और से खरीदता, तो ये लैंड मुझे आज 100,000 का पड़ता। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 90,000 का तो उन लोगों के लिए था ना। मैं तो आज की डेट पे देख रहा हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ बेटा कि ये एसेट्स अगर मैंने अलग से खरीदे होते, इस बिजनेस से नहीं खरीदे होते, तो मुझे, यस एब्सोल्युटली, या ऐसे भी सोच सकते हैं अमीन कि अगर ये चीजें मैं इंडिपेंडेंटली खरीदता तो ये मुझे कितने की पड़ती, वर्सेस 170,000। क्योंकि इसमें जो भी गैप होगा, डोंट यू थिंक कि वो पैसे मैं इस बिजनेस को उसके ब्रांड के लिए दे रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर जो भी हम पैसे दे रहे हैं वो हम इसीलिए दे रहे हैं ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इनका बिजनेस ले लें, इन एसेट्स के ऊपर भी हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। क्या ख्याल है? तो देखो, ये लैंड की वैल्यू 100,000 है। अच्छा, अब मशीनरी में सीन ये है बेटा कि मशीनरी की मार्केट वैल्यू दी भी नहीं है, लेकिन उसने क्वेश्चन में ये लाइन, आपको याद है मैंने बोला था इस लाइन को भी हम छोड़ दो, ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट करी हुई थी लाइन, कहाँ गई ये वाली लाइन? हाँ, तो लेट्स रीड दिस। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है ईटॉन लिमिटेड आल्सो डिसाइड टू रीवैल्यू द लैंड एट 100,000, ऑल अदर आइटम्स वर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। व्हाट डज दैट मीन? एनी आइडिया व्हाट डज दैट मीन? जी, बिल्कुल। सो दैट मीन्स कि मशीनरी की जो वैल्यू है वो ईटॉन लिमिटेड ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी वैल्यू 12,000 ही होगी, मतलब इसकी मार्केट में वैल्यू भी 12,000 ही होगी, इसीलिए उन्होंने बोला होगा यार ठीक है यार, ये सही है, इसको 12 पे रख लेते हैं। तो इसको हमने 12 पे रखा, ठीक है। सीरियसली अहमद और नसीम को उन्होंने बताया भी नहीं होगा कि हमने लैंड को रीवैल्यू किया है। डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज अहमद ने नसीम को इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं कि लैंड रीवैल्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिकॉज दैट्स देयर प्रॉब्लम, दे आर नॉट रीवैल्यूइंग द लैंड। अच्छा, अब इन्वेंट्री का क्या करें? इन्वेंट्री का क्या करें? इन्वेंट्री को उसी तरह वैल्यू पे ले लेते हैं, 16,000 कॉस्ट प्राइस पे, बिल्कुल। और ट्रेड पेबल्स को भी बैलेंस शीट वैल्यू पे अस्यूम कर लेते हैं। तो हमारे ट्रेड पेबल्स कितने हैं? 15,000 है, राइट? तो इससे हमें क्या पता चल गया बेटा कि मार्केट में इंडिपेंडेंटली अगर इन चीजों को खरीदा जाता, इन चार चीजों को अगर मार्केट में इंडिपेंडेंटली खरीदा जाता, तो हम बोल सकते थे कि इन चार चीजों की वर्थ है 113,000। डू यू अंडरस्टैंड व्हाई 113,000? क्योंकि इसका नेट आंसर 113,000 है। लेकिन हमने अहमद और नसीम को कितने कितने ऑफर कर दिए? 1,13,000 डॉलर की चीजों के हमने उनको कितने ऑफर कर दिए? तो क्या हम पागल हैं? जी, तो दैट मीन्स कि हम 57,000, आप लोगों को समझ आया कि हम 57,000 पे कर रहे हैं फॉर गुडविल। वी आर विलिंग टू पे $57,000 ओवर एंड अबव द रियल वर्थ ऑफ द एसेट्स। सो दैट मीन्स हमें वाकई उनका बिजनेस इतना कूल लगता होगा कि हम 1,70,000 देने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने उनको $57,000 की गुडविल पे करी है, जो हमें कब फायदा पहुंचाएगी? क्या ये गुडविल हमारा एसेट है या नहीं? क्या ये हमें फायदा पहुंचाएगी गुडविल या नहीं आपके ख्याल से? ये जो 57,000 हमने पे कर दी हैं, ये हमने क्यों पे की हैं? एनी आइडिया? कोई गुडविल इंसान या कोई भी पार्टनर, कोई भी कंपनी गुडविल क्यों पे करती है? बिकॉज वी फील यस, बिकॉज वी फील के हम इसकी मदद से, यस, एक तो जब बिजनेस हम कभी सेल करेंगे तो तब भी हमें मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि बेटा जब तक हम इस बिजनेस में हैं तब तक हम इसको एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने का मतलब ये है कि इसकी वजह से हम पैसे बना सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट देयर इज अ लाइक गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच वी कैन कैपिटलाइज ऑन। इसलिए ये वाली जो गुडविल होती है ना बेटा, ये वाली, इसको हम बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। मतलब जैसे नॉर्मली आपको याद है मैं आपको बोलता था कि हम गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, हाँ, बट इस वाली गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया जाता, इसको हम बैलेंस शीट में लिखते हैं।
क्यों? बिकॉज बेटा इसको बोला जाता है परचेज्ड गुडविल। कौन सी गुडविल? परचेज्ड गुडविल। मतलब, और इस पे ना मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं लगता। मतलब कहने का मकसद ये है कि दिस इज नॉट अगेंस्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कोई ये मुझे बता सकता है क्यों? व्हाई इज दिस नॉट अगेंस्ट मनी मेजरमेंट? जैसे दूसरी वाली गुडविल जो है ना, वो अगेंस्ट मनी मेजरमेंट होती है। यस बिकॉज, यस बिकॉज वी कैन कैलकुलेट। यू अंडरस्टैंड? मनी मेजरमेंट ये कहता है कि उन चीजों को नहीं वैल्यू करो जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। बट इसको तो हमने, लाइक वी जस्ट डिड इट एंड इट्स अ फैक्ट। लाइक इट्स नॉट लाइक कि हम कुछ सब्जेक्टिव नहीं है। लाइक वी हैव पेड इट, लाइक वी नो दैट फॉर श्योर भाई, हमने पे किया है। यस, ये तो हमारी अपनी मतलब जेब से लगा है पैसा भाई। तो ये हम इसको क्यों ना एज एसेट रिकॉर्ड करें? तो इसको फिर हम बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, हमारा मतलब एज एन, आप ये कह रही हो कि अगर अहमद एंड नसीम बिजनेस को बेचते नहीं तो क्या अहमद एंड नसीम ये 57,000 की गुडविल रिकॉर्ड कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनके लिए ये इंटरनली जनरेटेड होती। बट ईटॉन लिमिटेड के लिए वो है, परचेज्ड है। तो दे कैन, अच्छा, हाउ डू दे रीवैल्यू दिस इन द फ्यूचर? दे कैन रीअसेस बेटा। मे बी आप अखबार में ऐड दे दो कि हम ये अपना बिजनेस बेचना चाह रहे हैं, और देख लो कि आपको कितने पैसे मिलते हैं। और उसके पर दूसरे मेथड, और भी मेथड्स होते हैं गुडविल को असेस करने के। वो हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी। अभी तो बेसिकली क्या होगा अनिश, कि 57,000 की गुडविल हम बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं अपनी, और इसकी भी ना एक यूजफुल लाइफ होती है। जैसे कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, जैसे जो गुडविल हमने अभी एक तरीके से खरीदी है, इस गुडविल को सारी जिंदगी कयामत तक बैलेंस शीट में नहीं रखते। इसकी भी ना लाइफ निकाल के इसको वो कर देते हैं राइट ऑफ, जैसे ओवर 10 ईयर्स, या ओवर 20 ईयर्स, या ओवर 30 ईयर्स। तो इसकी एक कोई वो बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कि ये जो ब्रांड है इसकी कितनी वैल्यू रहेगी। मतलब एक फोरकास्ट करते हैं कि हमें लगता है कि हम 10 साल तक इस ब्रांड से फायदा उठा सकते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, हर साल के एंड पे ना इसको, इसमें से कितना आप मुझे बताओ हटा देंगे हम। अगर मैं ये चाहता हूँ कि 10 साल में जीरो हो जाए, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ना, उस तरीके से गुडविल को भी एमोटाइज किया जाता है। उसके लिए वर्ड यूज होता है एमोटाइजेशन। बट वो एक कंपनी अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, और वो हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था कि जब हम कोई किसी का बिजनेस खरीदते हैं, तो तब अगर हम उसको एक्स्ट्रा पैसे देंगे ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स, तो उस अमाउंट को गुडविल बोला जाता है। ये बात समझ आ गई? फिर इसका आगे क्या होता है वो देखते हैं ना बाद में। सही है, गुडविल इज द एक्सेस अमाउंट विच यू पे व्हेन यू बाय अ बिजनेस। एक्सेस अमाउंट ऑफ, एक्सेस ऑफ व्हाट? एक्सेस ओवर द मार्केट वैल्यू। जो आपने मार्केट वैल्यू से ऊपर पैसे दिए होते हैं वो गुडविल होती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे इसमें गुडविल निकाल के दे सकते हो? बस एक छोटा सा सवाल है, 10 मिनट में फिर आप जा सकते हैं। आप ये मुझे बताएं कि अगर ये क्वेश्चन है, हाउ विल वी कैलकुलेट द गुडविल? बस क्वेश्चन 12 पे आओ जरा। पेज नंबर 281 है, पेज नंबर 281, पेज नंबर 281। आप लोग मुझे जरा बताओ कि बस गुडविल कितनी है, ये मुझे बस बता दो। पार्ट ए करा देता हूँ बस, गुडविल कितनी है, ये है सवाल। तो जरा पढ़ो, और मेरे साथ में आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप पढ़ो। आपको बुक चाहिए होगी क्योंकि ये सवाल अगले पेज पे कंटिन्यू हो रहा है।
क्या मतलब, मुझे नहीं समझ आया। चलिए तो लिख, हाँ ऑफ 1.5, वो आप समझो एट 1.5 ही है, क्योंकि हमें एट नहीं बताया हुआ ना, या तो टोटल परचेज कंसिडरेशन दी हुई होती। हाँ ना, मतलब आप पहले देखो, आपकी परचेज कंसिडरेशन होगी बेटा 450,000। 450,000 शेयर से हमने सेटल किए हैं, ठीक है, और 20,000 हमने चेक दिया ना, तो दैट मीन्स द बिजनेस विच वी आर बाइंग, वी आर पेइंग $470,000 फॉर इट, राइट? सो आई एम सेइंग द गुडविल इज ऑलवेज परचेज कंसिडरेशन माइनस मार्केट वैल्यू, या इसको फेयर वैल्यू भी बोल सकते हैं, एक ही चीज होती है, market value of net assets. Okay, so basically guys, we paid 470,000 to buy the business because we have given them things worth 470,000. Now what are we getting? हम हमें क्या क्या मिल रहा है? हम जब ये बिजनेस खरीद रहे हैं तो हमें मिल क्या क्या रहा है? तो हमने बैंक अकाउंट के अलावा सब कुछ खरीद लिया उनसे, ठीक है। अभी देख लेते हैं, मुझे नहीं पता बेटा। तो हमें एक मशीन मिल रही है। बेसिकली देखो मिस्टर हु के पास क्या क्या है, इसके पास एक मशीन थी। मशीन जो है वो हमने ले ली, लेकिन मशीन को हमने रीवैल्यू किया 125,000 पे। तो वी विल टेक द मशीन एट 125,000, वी विल टेक द मोटर वैन एट 155,000, as in you will not consider what's written on the balance sheet. What's written on the balance sheet is for the seller, it's not for the buyer. Buyer market value लेता है। करंट एसेट्स वर नॉट रीवैल्यूड, तो करंट एसेट्स में क्या क्या होगा, ये दोनों चीजें। तो हम लेंगे 12,000 प्लस 28,000, बट वी ऑल्सो टेक द करंट लाइबिलिटीज विच इज 20,000 की करंट लाइबिलिटीज हैं, तो वी ऑल्सो नीड टू टेक देम, माइनस कर दें। तो अब कितना आता है? 130 आ रही है, 170 आ रही है? 130 कैसे आ रही थी जमाल? 170 आएगी ना, आपने वो शायद ट्रेड पेबल्स भी ऐड कर दिए होंगे इस वजह से। या 300,000 इसकी नेट एसेट्स की वैल्यू 300,000 है। या डू यू गाइस अंडरस्टैंड? चलो ठीक है, अगर समझ आ गया तो आप जा सकते हो, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो आई एम हेयर, आई कैन रिपीट वट एवर यू वांट टू नो। अदरवाइज कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अच्छा खैर है, ओके। चलो ओके देन, बाय। आप लोग जाओ जो उसने भी जाना है। थैंक यू, बाय बाय।